बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मुलाजमीन का कहना है कि घरों में फाकों की नौबत आ गई है। आपको बताते चलें कि कराची के स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मज़ीद जानेंगे आदिया नाज से। बिल्कुल, रेल का पहिया रवा रखने में रेल के मजदूर का अहम किरदार होता है। कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन वालों ने आज जो वो एहतजाज किया है उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको तनख्वाह बर वक्त नहीं दी जा रही है। कैटेगरी 4 के ये मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें 15 तारीख को आया करती थी, लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल से ये वतीरा है रेलवे हुकाम का कि इन लोगों को बर वक्त जो है वो तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। आइए ज़रा एहतजाजी मुजाहिरीन से आपकी बात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि वजूहात क्या है, क्या बताया जाता है रेलवे हुकाम की जानिब से कि तनख्वाहें टाइम से क्यों नहीं दी जाती। आप लोगों को तनख्वाहें बर वक्त तो नहीं दी जा रही, 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, क्या कहेंगे? किसी ने इस दफ़ा वादा किया था कि आपको अब हम टाइम से देंगे। हमें जी पिछली दफ़ा यही कहा गया जो अगली तनख्वाह जो वो टाइम पे मिलेगी, मगर आपके सामने आज 23 तारीख हो गई है, 15 तारीख के बजाय आज 23 तारीख हो गई है, अभी तक कोई तनख्वाह का पता नहीं है। और हमारी गुजारिश है GM साहब को और तमाम रेलवे मिनिस्टर को और वज़ीर आज़म साहब को कि जो हमारी तनख्वाह है फेल 4 तनख्वाह दी जाए, क्योंकि ये जो क्लास 4 का तबका है बहुत गरीब तबका है, इनके पास वसाइल नहीं है और सवाए तनख्वाह के हमारे बच्चों को स्कूलों से वापस किया गया है। हमारे बिजली के जो बिल थे उनकी डेट निकल गई है, उनका जुर्माना कौन भरेगा? गैस के बिल निकल के उनका जुर्माना कौन भरेगा? तो हमारी गुजारिश है हमारी तनख्वाह फेल 4 हमें टाइम पे दी जाए। यही मुतालबा है इन एहतजाजी मुजाहिरीन का, क्योंकि इनका ये बताना है कि गुज़श्ता दफ़ा जब इन्होंने एहतजाज किया था तो उस वक्त रेलवे हुकाम की जानिब से इनसे ये वादा किया गया था कि ये तनख्वाह जो है वो बर वक्त दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वादे जो है वफ़ा नहीं हुए, नहीं दिया गया इनको बर वक्त इनकी जो पगार है तनख्वाह जो है। उसकी वजह से ये होता है कि इन लोगों को उधार राशन उठाना पड़ता है। अब तो ये कहते हैं कि दुकानदार भी उधार देने को तैयार नहीं है, एक तनख्वाह आती है तो वो उधार में चले जाती है, बच्चों को जो है वो स्कूलों से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। तो ये तबका ज़्यादा तनख्वाहें नहीं है, 25-30 हज़ार इनकी तनख्वाह है, वो भी अगर टाइमली नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा ये मुलाजिम। जी, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ऑल पाकिस्तान कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन के तहत कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया जा रहा है। वॉशिंग लाइन के साथ माल बरदार ट्रेनों के मुलाजमीन की भी तनख्वाहें वक्त पर ना आ सकी। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ के मुलाजमीन वॉशिंग लाइन और माल बरदार गाड़ियों के मुलाजमीन की तनख्वाह जो है 18 माह से हर माह लेट होती है, जिसके बायस आज ये शराफा एहतजाज हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। सर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हर माह तनख्वाह लेट आ रही है। जितने भी महकमे हैं फेडरल के उसमें से सबसे कम तनख्वाहें इनकी है, लेकिन उसके बावजूद इनको 2-2 महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए, लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं, बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर टाइम पे अदा नहीं की जाएगी तो इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है और वो ऑप्शन ये है कि हम ट्रेन का पहिया जाम करेंगे, जिसके बाद कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं निकलेगी। नहीं तो फिर हमारा जो अगला कदम है उससे जो है ना रेल को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम रेल को नुकसान देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात को पूरा करके हमारी तनख्वाहें हमें टाइम पे दी जाए और हमारा ये रेल का पहिया इसी तरीके से चलता रहे। बिल्कुल, लेकिन ऑल पाकिस्तान कैरेज एंड वैगन एसोसिएशन की जानिब से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि क्लास 3 और 4 के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी वैसे ही काफ़ी कम है और फिर तनख्वाह को इस तरीके से तनख्वाह का लेट आना इनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करता है। घरों में राशन नहीं डल पाते, बच्चों को स्कूल से निकालने की जो है वो वार्निंग दी जा रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना इंतज़ामिया से अब तक जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया। ये कहते हैं कि अगर इनकी सैलरी वक्त पर ना आई तो इससे भी ज़्यादा जो है ये आगे एक्शन लेंगे और मुजाहरा जब तक जारी रखेंगे। जी, PIA का माली बहरान ख़त्म न किया जा सका। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासर है। मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। PSO को परवाज़ों के लिए अदायगियाँ योमिया बुनियादों पर की जाने लगी। अदायगी की लिमिट के अंदर 20 परवाज़ों को फ्यूल किया जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि PIA का माली बहरान ख़त्म ना किया जा सका। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासर है। मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। PSO को परवाज़ों के लिए अदायगियाँ योमिया बुनियादों पर की जाने लगी। अदायगी के
लिमिट के अंदर 20 परवाज़ों को फ्यूल किया जा सकता है। आपको आगाह कर रहे हैं कि PI ऑपरेशन आज भी मुतासर रहेगा। PSO की जानिब से आज सिर्फ 20 परवाज़ों को फ्यूल की अदायगी की जाएगी। PIA की अदायगी के लिमिट के अंदर 20 परवाज़ों को फ्यूल किया जा सकता है। परवाज़ों को आज 3 बजे 20 मिनट तक रीफ्यूल किया जाएगा। अगली अदायगी पर मज़ीद मतलूबा फ़्लाइट्स को फ्यूल फराहम किया जाएगा। PIA फौरी अदायगी करके ही ऑपरेशन को बढ़ा सकता है। इस पर मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। एक बुरहान की कैफियत है, वो आपने खुद ने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कोई भी इदारा या PIA जो है वो क्रेडिट लाइन के ऊपर फ्यूल भरवाती है और फ्यूल की एक मिकदार है जिसकी इन्वॉइस की जाती है। तो हम PSO की जानिब से अब मामला पेश की अदायगी के ऊपर कर दिया। अब आप एडवांस पैसे सबमिट कराते हैं जिसके अगेंस्ट फ्यूल मिलता है और वो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर होते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे लिए एक बुरा दिन था जिसकी वजह ये थी कि हफ्तावार तातील की वजह से तो नेसेसरी फंड्स जो थे वो ट्रांसफर नहीं हो सके, जिसकी बायस उन्होंने फ्यूल देने से इनकार कर दिया। हमारी तकरीबन 70 के करीब परवाजें जो हैं वो हमारी मुतासिर हुई और लातादाद मुसाफिर जो है उनको सैनिक खौफ का सामना करना पड़ा। ताहम हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर एहतियात है कि हमारी रिलायंस ऐसी चीज़ों के ऊपर कम हो जाए और दोबारा किसी किस्म का हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना। जी सर, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये माली बहरान कम हो जाएगा या मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा? देखिए, PIA के माली बहरान का बहुत ज़्यादा दारोमदार इवन मुल्की मईशत के हालात के ऊपर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ज़रा थोड़े से ये हालात बेहतर होंगे उस तरीके से हमारे हालात भी बेहतर होंगे। हमारे महसूलात जो हैं वो इस महीने हमें बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से वो शायद अब उस तरीके से हमें दस्तयाब ना हो सके। ताहम कहने का मकसद ये है कि हम अपना कुछ ऑपरेशन स्केल बैक करेंगे जिसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिलायंस इस किस्म की चीज़ों के ऊपर कम हो जाए। जी देखिए, हमारे साथ तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ कारोबारी इलाके भी बिजली की आंख मचोली से महफूज ना रह सके। जोड़िया बाजार में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगीं, जिससे ताजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि कारोबारी मराकज़ में भी जो है हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से जो सरगर्मियाँ होती हैं वो मुतासर होती है। मैं इस वक्त जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है और इस हवाले से यहाँ पे जो ताजिरों उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ ताजिर मौजूद है मोहम्मद फैसल। जानते हैं, जब लाइट चली जाती है तो आपका काम और बिलखुसूस जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं कितनी मुतासर होती हैं, ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो उसमें क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। अभी देखो ना, लोड शेडिंग कितनी हो गई है। अभी आएगी 2-2:30 बजे, फिर शाम में जाएगी, फिर रात में अलग जा रही है, तो काम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जनरेटर भी चलाना पड़ता है, पेट्रोल आपको पता है क्या रेट है। तो मजमूई तौर पर जोड़िया बाज़ार में कितने घंटे की लोड शेडिंग है? एक दिन में 3 दफ़ा जा रही है, अभी 2-2 घंटों की। अभी देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मज़दूर कितने पसीनों में हो रहा है, कैसे काम होगा? जनरेटर भी कितना साथ देगा, कब तक चलेगा? आज भी वो थे मोहम्मद फैसल का बताना है कि 3 दफ़ा इस एरिए में जो है लाइट जारी है, जिसकी वजह से जो इनके तिजारती उमूर हैं वो शदीद मुतासर होते हैं। जो पल्सेस और ग़िज़ाई अजनास की ख़रीद फ़रोख्त पर असर पड़ता है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर भी पड़ता है, क्योंकि जनरेटर जो है वो चलाए जाते हैं जिससे अखराजात भी बढ़ जाते हैं। जबकि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अगर कहीं पर केबल फॉल्ट या तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तजवीज़ ना दी जाए। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो थम ना सका। शहर के पसमानदा इलाकों के साथ साथ पोश इलाकों में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में। यहाँ भी जो है बिजली की बंदिश का दौरानिया जो है वो 12 घंटों से भी तजावज़ कर गया है। इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की ख़वातीन मौजूद है। बताइएगा, लाइट नहीं आती तो किन मुश्किलात का सामना होता है? पानी का सबसे ज़्यादा मसला हो जाता है हमारी तरफ, और लाइट की वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करना, मशीन लगाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बहुत मसले मसाइल में हम लोग हैं यहाँ पर। और तकरीबन हर 2 से 3 घंटे बाद यहाँ लाइट का इशू होता है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि 20,000 से तो तजावुज़ कर चुका है हमारा बिल जो है ना। जबकि घर में कुछ इस वक्त जल नहीं रहा, लेकिन जब बिल आएगा तो 15 से 20,000 से ज़्यादा का आएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 की ख़वातीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना है कि बिल इतने भारी भारी बिल्स आ जाते हैं लेकिन लाइट नहीं होती, जिसके बायस जो है वो घर के काम भी खासे मुतासिर होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म भी नहीं प्रेस कर पाते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि लाइट ना होने के बायस जो है वो घर के काम तो मुतासिर होते हैं, लेकिन जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली ना होने के बायस पानी का है, क्योंकि बिजली नहीं होती तो मोटर भी नहीं चल पाती और साथ ही साथ जो है वो फिर घरों में पानी भी नहीं आता। जी, सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की यकीन दहानी करवा दी है। जास अनवर चौहान कहते हैं दीगर सियासी जमातों की तरह PTI को भी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। तफसीलात जानेंगे आज इस जमानी से। देखिए, यहाँ पे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान से PTI के एक वफद ने मुलाकात की है। वफ्त में सूबा सिंध के अहदेदार भी शरीक थे, कराची के अहदेदार भी शरीक थे और वफ्त ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है और मुतालबात किए हैं। वफ्त की क़यादत अब्दुल रहमान मैसर एडवोकेट कर रहे थे, जिन्होंने बादशाह मीडिया से यहाँ पर गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि उनके चार्टर ऑफ डिमांड में जो मुतालबात थे उनमें यह है कि PTI को जलसे करने नहीं दिया जा रहा, उनके उम्मीदवारों को आज़ादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। तो बकौल उनके कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने उनको ये यकीन दिलाया है कि तमाम अजला के ज़िला इंतज़ामिया को लिखा जाएगा, जिसके लिए बाकायदा PTI एक एप्लीकेशन जमा कराए कि उनको किस किस इलाकों में कौन कौन से मसाइल हैं, तो उन मसाइल पर ज़िला इंतज़ामिया को लिखा जाएगा। इस मौका पे हमें इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारों ने बताया है कि PTI को ये यकीन दिलाया गया है कि तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा माहौल, सियासी माहौल मुयस्सर होगा। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की यकसा तौर पे इजाज़त होगी, लेकिन उसके लिए अगर PTI को कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बाकायदा सबूतों के साथ तहरीरी तौर पे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहरीरी तौर पे लिख कर दे दें। यहाँ हमने जो PTI के जनरल सेक्रेटरी थे अब्दुल रहमान मैसर, उन्होंने ये भी कहा कि उनके दफ्तर इंसाफ हाउस बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलने नहीं दिया जा रहा। तो उनसे हमने पूछा है, वो तो किराए का मसला है, PTI किराया अदा नहीं कर रही, जिस पे उन्होंने कहा है कि अगर अदालत ऐसा कोई फ़ैसला दे तो PTI किराया भी अदा करेगी। बहरहाल वफ़द की मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है, PTI के रहनुमा यहाँ से जा चुके हैं। सिंध में 10 गैर मुस्तंद समाजी तंजीमों की मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ है। महकमा बराए समाजी बहबूद ने डिप्टी कमिश्नर और SSP हैदराबाद को ख़त अरसाल करके इन गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के महकमा बराए समाजी बहबूद की जानब से एक ख़त जो है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और SSP हैदराबाद को अरसाल किया गया, जिस खत में इंकशाफ किया गया है कि सिंध में गैर मुस्तनद समाजी तंजीम की मुनफी सरगर्मी में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ये 10 जो है तंजीमें जो हैदराबाद में काम करी, जिसमें जो है रजिस्टर नहीं किया गया है, इसमें हैदराबाद समाजी साथ, ह्यूमन राइट्स हैदराबाद, आई वन हैदराबाद, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैदराबाद में शामिल है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टैलेंट टीम हैदराबाद भी शामिल है। इसके अलावा अनिशा सोशल वर्कर टीम, ह्यूमन केयर ऑर्गेनाइजेशन को भी गैर रजिस्टर्ड करार दिया गया है। इस हवाले से SSP हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को महकमा बराए समाजी बहबूद की जानब से अहकाम जारी किए गए हैं कि इन गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके महकमा समाजी बहबूद को रिपोर्ट अरसाल की जाए। जी अरसाल कर दिया गया है। आज़ाद नोरियो, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में घरेलू मुलाजमा सोनिया को मुबैना ज़्यादती के बाद जहर देकर कत्ल करने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जवाद आसिफ से।
جی بالکل، گلشن اقبال کے بنگلے میں گھریلو ملازمہ سونیا کو زہر دے کر زیادتی کے بعد قتل کرنے کا معاملہ ہے، جس کی سماعت آج جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ اس میں سماعت کے دوران کیا کارروائی ہوئی ہے، مدعی کے وکیل ایڈوکیٹ یار محمد میتلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ بتائیے گا کیا جسمانی ریمانڈ کس طرح کی تھی، منظور ہوئی ہے، کیا کہا گیا جج کی جانب سے؟ جی بالکل، آئیو صاحب نے کہا کہ مجھے اس میں ریمانڈ چاہیے، لیکن جج صاحب نے سوال کیا کہ آئیو صاحب آپ نے 4 دن کا ریمانڈ لیا تھا، اس میں کیا انویسٹیگیشن کی اور آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بچی کو ریپ کر کے زہر دے کر مار دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کیس کو پراپرلی انویسٹیگیشن کیا جائے اور ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب اس کو لیڈ کرے تاکہ کسی بھی قسم کی اس کیس میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک جو سونیا لڑکی ہے وہ گھر میں کام کرتی تھی اور اس کی ماں اس کو بنگلے پہ چھوڑ کے آتی تھی، جب بنگلے پہ چھوڑ کے آتی تھی تو واپسی میں اس کی ماں لے کر آتی تھی۔ اس دن ہوا یوں کہ ان تینوں لڑکوں کی ماں جو ہے وہ گھر سے کہیں نکل کے چلی گئی تھی، تو یہ لڑکی گھر پہ تھی، ان تینوں بھائیوں نے مل کر اس کا ریپ کیا اور زہریلا پتھر دے کر اس کو بے ہوش کر دیا تاکہ یہ کچھ بولے نہ۔ زہریلا پتھر دینے کے بعد یوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بات نہیں کر پاتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ کالا پتھر دیا گیا ہے، لیکن فردر جو ہے ڈی این نہیں ہوا ہے، تو ابھی تک اس پہ 376 والی کارروائی ابھی تک اسٹل نہیں ہوئی ہے، تو جب یہ ڈی این اے ہوگا تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ریپ ہو کر پھر مارا گیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اسے جو ہے وہ کالا پتھر یعنی جس کو زہر کا پتھر کہتے ہیں وہ دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے جو ملزمان ہیں منیب اور حماد انہیں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ وکیل صاحب نے تفتیشی افسر کی کارکردگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جی، سندھ کے اسکولوں میں افغان طالب علم کتنے ہیں، محکمہ تعلیم نے ڈیٹا طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر اسکولز یار محمد بلاڈی کی سرکاری اسکولوں میں افغان طالب علموں کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کے اسکولوں میں افغان طالب علم کتنے ہیں، محکمہ تعلیم نے ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر اسکولز یار محمد بلاڈی کی سرکاری اسکولوں میں افغان طالب علموں کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ کے اسکولوں میں افغان طالب علم کتنے ہیں، محکمہ تعلیم نے ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ پریس کلب کے سامنے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی جانب سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے میں طبی ماہرین سمیت سول سوسائٹی موجود ہے۔ مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پاکستان کی جانب سے کراچی پریس کلب میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کا جو ہے مظاہرہ آج یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اسرائیلی بربریت کے خلاف جو ہے یہاں پر نعرے بازی بھی کی گئی ہے، مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید بھی تفصیلات جان لیتے ہیں، اس وقت کچھ ڈاکٹرز میرے ساتھ سینئر ڈاکٹرز ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میڈم، اسرائیل کی بربریت، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا آپ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، بیسکلی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دنیا اس کا نوٹس لے، اقوام متحدہ ایکشن لے، بگ پاورز یو ایس اے وغیرہ سپورٹ کرے اسرائیل کو، وہ ایسا نہ کرے۔ معصوم بچے مر رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم اور بربریت بند کریں، دنیا میں امن و امان قائم کریں۔ امن و امان جو ہے وہ قائم کیا جائے، ظلم و زیادتی جو ہے وہ بند کیا جائے۔ پورے پاکستان میں فلسطین کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح جو ایک مسلم امہ جو ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، عالمی دنیا پہ کتنا ایک اثر پڑ سکتا ہے، کتنا دباؤ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی ہوپس کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ہماری آواز ضرور پہنچے گی وہاں تک۔ ہم پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تمام ڈاکٹرز یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ پیس قائم کیا جائے اور اسپیشلی معصوم بچوں پہ ظلم ختم کیا جائے، اور یہی ہمارا میسج ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ امپیکٹفل ہوگا۔ یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ جو اسرائیلی بربریت ہے اس کا خاتمہ ہوگا، عالمی دنیا جو ہے جاگے گی۔ تاہم پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پاکستان کی جانب سے یہ فلسطین سے اظہار محبت کے لیے یہ ریلی کا اور یہ کہہ سکتے ہیں مظاہرے کا جو انعقاد کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے یہاں پر بھرپور جو ہے نعرے بازی کی، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جی، کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ایکسپورٹرز نے بجلی کی قیمت اور شرائح سود میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت کا ایکسل لوڈ پر عمل درآمد کے فیصلے کو درست قرار دے دیا ہے۔ ایکسپورٹر عفیف صدیقی نے کہا کہ پوری دنیا میں ایکسل لوڈ پر عمل ہوتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوا۔ اس پر مزید جانیں گے ارشف خان سے۔
मुल्क की मैशत के लिए अहम फैसले हो रहे हैं। अब एक्सेल लोड पे अमल दरामद की जो बातें हो रही हैं, एक्सेल लोड किया है कि जो ट्रक पे इजाफी लोड अब नहीं होगा, इसके मुल्की मैशत पर क्या असरात होंगे हम जानते हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सेल लोड पे अमल दरामद शुरू हो गया, मुकामी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये दुनिया भर में जो है हमने देखा है कि एक्सेल लोड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये आपके जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता है। अगर मैं अनलिमिटेड कार्गो अपने ट्रक के ऊपर लोड करूँगा तो वो हमारी रोड्स को ख़राब करता है, उससे एक्सीडेंट्स होने का खर्चा बढ़ जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सेल लोड की वजह से। आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका बजट बहुत बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है कि एक लिमिट से ज़्यादा हमें उसके ऊपर लोड नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी रोड्स भी उसी हिसाब से बनाएं कि वो उस लेवल को पूरा कर सके। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ अफीफ साहब अगर देखें जो इस वक्त पेट्रोलियम मसलों की बड़ी कमी हुई है, रिलैक्स तो मिला है आवाम को, लेकिन बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। आप क्या कहेंगे इंडस्ट्री को जो बिजली का बिल है, तो क्या आप देख रहे हैं आलमी मार्केट में खाम तेल वगैरह जो कम हुआ है, अप एंड डाउन भी हो रहा है, तो बिजली की कीमत क्या कम हो पाएंगी? देखें, बिजली की कीमत तो इनको बिल्कुल करनी चाहिए कम, इसके बगैर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। इस वक्त जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दो चीज़ें ने होल्ड बैक किया हुआ है, वो एक तो इंटरेस्ट रेट है कि जो 22% कैबोर है वो सस्टेनेबल है ही नहीं और हमारे लिए बहुत डैमेजिंग है, और जो बिजली की प्राइसेस हैं उसके अंदर जो है हम एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इस बिजली की प्राइसेस कम करनी है और इंटरेस्ट रेट कम करने, और इससे हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आएगी। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर देख के बिजली की प्राइसेस को भी कम करे। देखें, पेट्रोलियम प्राइसेस तो इस वक्त फिर ब्रेंट थोड़ी हायर साइड पे, तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हो सकता है 15 डेज़ में दोबारा हम एक थोड़ा इंक्रीज़ देखें पेट्रोलियम प्राइस में, लेकिन गवर्नमेंट को बिजली की प्राइस के ऊपर फ़ौरन गौर करना चाहिए। और जो भी IBPs हैं जिनकी वजह से हमें बिजली के रेट ज़्यादा मिलने हैं, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ बैठ के बात करके उनको ख़त्म करके जो भी हमें बिजली के अंदर रिलीफ मिल सकता है वो इमीडिएटली मिलना चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे बताया है कि जो एक्सेल लोड का मामला है वो दुरुस्त फैसला है, इजाफी लोड नहीं होना चाहिए। साथ ही ये मुतालबा किया कि हुकूमत अब फौरी तौर पर इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों में कमी करे। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक सेक्शन की अनोखी मंतक कानून की खिलाफ वर्जी पर शहरियों का चालान करने के बजाय आगाही के लिए फूल तकसीम करना शुरू कर दिए। मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अनोखी मंतक सामने आई है। वैसे तो हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों के चालान करती दिखाई देती है, और जब शहरियों से हमारी इस हवाले से बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि नाजायज़ चालान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जा रहे होते हैं। लेकिन आज इस वक्त हम गोदाम चौरंगी के ऊपर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में फूल तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से DSP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो शहरियों को जो है वो क्या तलकीन कर रहे हैं और क्या क्या जो है वो इनको अवेयरनेस दे रहे हैं। फैसल भाई, ये बताइएगा कि आज फूल तकसीम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखें, ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देखें, ये एक भाई हैं हमारे और इनका चालान बनता है, ना इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और ना ही इनके पास लाइसेंस है, तो इनके ऊपर तो 2 चालान बनते हैं। लेकिन आज हम इनको फूल देकर ये एहसास दिला रहे हैं कि ये लीजिए, ये लो, ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले ने इनको ये फूल दिया है। और ये हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को कि हमेशा लाइसेंस लेकर निकलेंगे। बच्चों के आप देंगे, जिस तरह आपने बच्चे बिठाएं, खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो सकते हैं। अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का की आप हिफाजत करेंगे और हमेशा याद रखिएगा ट्रैफिक पुलिस आपके साथ है। और हमारा मकसद आपका चालान करना नहीं होता, हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो कि खुदा न खास्ता जिससे आपको नुकसान हो। देखिए, बिल्कुल शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वैसे ट्रैफिक पुलिस चालान ही करती है, ट्रैफिक पुलिस को देख के लोग भाग जाते हैं। आज फूल तकसीम कर रहे हैं, कैसा महसूस? सर, अच्छा ही महसूस कर रहे हैं कि बस गलती हमारी है, हेलमेट होना चाहिए पर अभी हेलमेट है नहीं, माजरत के साथ। बच्चे भी आपके साथ हैं तो? जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल शहरियों का जो है वो यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बहुत अच्छा और मौसर इकदाम है कि चालान नहीं किया जा रहा और उल्टा उनको फूल दिया जा रहा है। तहम इस वक्त हम गोदाम चौरंगी के ऊपर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में यही अवेयरनेस दी जा रही है कि लाइसेंस और साथ साथ हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है। मोटरसाइकिल की फ़िटनेस का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसात, उसमें शहरियों की जानें और उनकी फैमिली की जानें जो है वो बचाई जा सके। जी। सिंध पुलिस के माया नाज बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय सुरमा को धूल चटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से।
कराची पुलिस में ऐसे जवानों की कमी नहीं जो कि वतन का नाम रोशन करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध पुलिस और आरआरएफ के मशहूर बॉक्सर शहीर अफरीदी के साथ, जो कि कई इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं बॉक्सिंग के और अब फिर से एक बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अब वो कौन से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम शहीर, ये बताइएगा कि आप कौन से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, मुकाबला कब है और किस से होने वाला है? जी मेरी फ़ाइट जो है वो WBA टाइटल के लिए हो रही है 28 दिसंबर को, और मेरी ये फ़ाइट इंडिया के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ाइट खेली थी इंडिया के साथ, जिसको मैंने 90 सेकंड्स में नॉकआउट किया था, और अभी दोबारा मैं फ़ाइट खेलने जा रहा हूँ। ये मेरा न्यू टाइटल है जिसको मैं खेलूँगा। उसके बाद मैं देखें, हर बॉक्सर का एक ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो ये मेरे लिए एक पूरा रोड मैप सेट हुआ हुआ है। मेरे बाला अफसरान ने मेरे साथ प्रॉपर एक मैनेजमेंट की तरह एक काम किया है मेरे साथ, और इंशाल्लाह मैं जिस रिंग अरीना में मोहम्मद अली, आमिर खान, माइक टायसन खेलते थे, मैं उस रिंग अरीना में खेलूँगा। पाकिस्तान के लिए पहला बॉक्सर बनूँगा और लास वेगास जैसे एक बहुत बड़े बॉक्सिंग के जो अरीना है वहाँ पर खेल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिश है इनकी, और जल्द इनका मुकाबला होने वाला है भारतीय सुरमा के साथ 28 दिसंबर को बैंकॉक में। उसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं और पुराज़म हैं कि उसे ज़रूर धूल चटाएंगे और वतन का नाम रोशन करेंगे। जी